जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के आधुनिक भारत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तीन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। चूंकि दोस्तों 68 बीपीएससी पीटी का जो डेट है क्लियर हो चुका है, 12 फरवरी से एग्जाम होने वाला है और 28 तारीख से जो है दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और आधुनिक भारत से रिलेटेड बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। इसलिए मैंने दोस्तों आधुनिक भारत से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को बनाकर जो कि घटना चक्र के हैं दोस्तों प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो अभी तक जिन लोगों ने उन सारे वीडियो को नहीं देखा तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों खिलाफत आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है शौकत अली, तो इनके द्वारा जो है दोस्तों खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। और मोहम्मद अली, ये जो दोनों व्यक्ति हैं दोस्तों इन्हीं के द्वारा खिलाफत आंदोलन को क्या किया गया था दोस्तों, प्रारंभ किया गया था। तो अगर हम सही आंसर का चयन करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो 1 और 2 शरीयतुल्लाह और अब्दुल कलाम आज़ाद इससे संबंधित नहीं थे दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 केवल सही है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड। तो खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था, याद रखेंगे दोस्तों। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में कौन थे दोस्तों, तो शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हजरत मोहानी, याद रखना आता था, डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है दोस्तों वो अली बंधुओं को दिया जाता है। कौन थे अली बंधु, तो शौकत अली और मोहम्मद अली। हाजी शरीयतुल्लाह 19वीं शताब्दी के फराइजी आंदोलन के कौन थे दोस्तों, संस्थापक थे। और ये भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो याद रखना है दोस्तों मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे दोस्तों खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य कौन से थे? तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। जबकि मुस्लिम समाज में इस सुधार इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था दोस्तों। और पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण यह भी इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, यानी 1 और 4 केवल सही है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी क्या हुए थे दोस्तों, तो सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? ये मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। तो बनाया गया था दोस्तों महात्मा गांधी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 23 से 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी सम्मेलन में 24 नवंबर को अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता था। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का क्या किया था दोस्तों, तो समर्थन किया था। नेक्स्ट दोस्तों, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो याद रखना है दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया गया था? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को
सहयोग प्राप्त करना चाहते थे दोस्तों, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था तो किसने दिया था दोस्तों, तो गांधी जी ने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो यह देखा गया था दोस्तों किनके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा देखा गया था दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो कौन थे दोस्तों, तो हकीम अजमल खां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी किसने त्यागी थी दोस्तों, तो हकीम अजमल खां ने त्यागी थी। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1908 ईस्वी में उन्हें क्या की गई थी दोस्तों, तो प्रदान की गई थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेता और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे? तो यह कहा था दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यह कथन कहा गया था दोस्तों। अगर बीपीएससी देने आप एग्जाम जा रहे हो दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी वीवीआई हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट से रिलेटेड भी सवाल बीपीएससी में पूछा जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को क्या करें, कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी दोस्तों? तो किनके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। तो 2 बार सवाल पूछ चुका है दोस्तों, तो आगे भी ये सवाल पूछ सकता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी को धार्मिक नेताओं द्वारा प्रारंभ खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, जबकि मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के क्या थे दोस्तों, प्रमुख सहयोगी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो याद रखना है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी खिलाफत आंदोलन के दौरान, ये इसका परिणाम था दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना, अतः इस आंदोलन का परिणाम हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद। काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद। तो 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष क्या किया था दोस्तों, तो भाषण दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुख्यतः क्यों? तो याद रखना है दोस्तों, खलीफा की पुनः स्थापना के लिए कांग्रेस के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। और किसके द्वारा दोस्तों, खलीफा को हटाने के लिए? ऐसा नहीं था दोस्तों, तो 2 तो गलत हो गया। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया था, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए जो है दोस्तों, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए यह किया गया था दोस्तों। और कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए ऐसा कुछ भी उनका एम नहीं था दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो केवल 1 और 3 सही है, जबकि 2 और 4 क्या है दोस्तों, गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी 1 और 3 सही है। तो दोस्तों कांग्रेस में खलीफा आंदोलन का समर्थन खलीफा की पुनः स्थापना के लिए तथा मुसलमानों की सहानुभूति पाने के लिए किया गया था। गांधी जी के अनुसार यह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए स्वर्णिम अवसर था। उन्होंने लिखा कि जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो, तब यदि हिंदू उनसे दूर रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा दोस्तों। ये स्टेटमेंट भी याद रखना है, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो याद रखना है दोस्तों, मदन मोहन मालवीय के द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों याद रखना है कि 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख
मुद्दा जालियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो याद रखना है दोस्तों, वह हुई थी इलाहाबाद शहर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इलाहाबाद यानी सी। तो दोस्तों गांधी जी ने वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को क्या कर लिया गया दोस्तों? तो ये कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था दोस्तों और उसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? तो वह है दोस्तों खिलाफत और असहयोग आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो एचिंसन की उक्त टिप्पणियां खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में थी। ध्यातव्य है कि तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। मोहम्मद अली ने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले और भारतीय बाद में हैं। नेक्स्ट 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। तो याद रखना है दोस्तों 1921 ईस्वी में जो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, वह किसकी शाखा थी दोस्तों? तो खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। तो दोस्तों याद रखना है कि केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुक्त लगान एवं बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। दूसरी ओर वहां खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में क्या हो गया दोस्तों? तो समा गया। अब हम लोग दोस्तों असहयोग आंदोलन से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस में पूछे गए उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो याद रखना है दोस्तों सी आर दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जो है दोस्तों असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया गया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका सी आर दास ने क्या किया था दोस्तों? विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव सी आर दास ने ही प्रस्तावित किया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो सी आर दास। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो कब किया गया था दोस्तों? तो 1920 ईस्वी में किया गया था। पास किस में हुआ था दोस्तों? तो नागपुर अधिवेशन में। अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? तो सी आर दास के द्वारा की गई थी। वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से क्या हुआ था दोस्तों? प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था दोस्तों। नेक्स्ट महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, तो कौन सा था दोस्तों? जन आंदोलन अगर पूछे तो याद रखना है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था दोस्तों असहयोग आंदोलन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? तो गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन वर्ष 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है, जो वर्ष 1920 से 22 में चलाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ दोस्तों। तो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का
का निर्णय लिया गया। खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण। और दूसरा था दोस्तों पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न करने तथा उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो याद रखना है दोस्तों, नमक कानून जो था दोस्तों वह दांडी सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है, असहयोग आंदोलन से वह जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था दोस्तों गांधी जी के द्वारा, 1 अगस्त 1920। डेट भी याद रखना है। तो दोस्तों गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, याद रखेंगे दोस्तों, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे दोस्तों। और इस सभी के सभी जो नाम यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो यह नारा दिया गया था दोस्तों गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का क्या दिया था दोस्तों? नारा दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। किनके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों? तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। तो यह लक्ष्य था दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं ताकि चीजें ज्यादा से ज्यादा कवर हो। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22 तक थी। सही बात है। 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1922 ईस्वी तक ये चला था। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। सही है दोस्तों। इसमें बहिष्कार की योजना थी और एम जिन्ना इस आंदोलन का समर्थन किया था। गलत है दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था और ना ही एनी बेसेंट ने। तो वो ए बी सी सही है, लेकिन जो डी है दोस्तों ऑप्शन इसमें गलत है। तो याद रखना है दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चौड़ी चौड़ा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था, अपितु इसका विरोध किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तावित की कि जो शराब पीते थे उस प्रदेश का नाम बताइए। तो क्या था दोस्तों? तो वह प्रदेश था अपना प्यारा राज्य बिहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। अतः बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभाव को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर थे दोस्तों, जूलियस सीजर थे, नेपोलियन थे और शेक्सपियर थे। मतलब लोगों को शराब पीने के लिए हिदायत दिया गया था दोस्तों कि ये लोग शराब पीते थे, आप लोग भी शराब पीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए, दिए गए कथनों पर ध्यान देना है दोस्तों। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। तो यह पहला बार था दोस्तों जब कांग्रेस जो है सर्वप्रथम जन आंदोलन बना था असहयोग आंदोलन के दौरान। दूसरा, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। तो यह भी सही है दोस्तों, क्योंकि खिलाफत आंदोलन जो है दोस्तों असहयोग आंदोलन में ही मर्ज हो चुका था। नेक्स्ट है, जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। तो यह भी बात सही था दोस्तों। चौथा, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो केवल 1, 2 और 3 ही सही है, बाकी 4 जो है दोस्तों इसमें गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी।
तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई एक आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों को प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया एवं उनमें आज़ादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। तथापि चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार से भारत को कोई राजनीतिक रियायत भी प्राप्त नहीं हुई। दोस्तों नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह था दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई कैसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। तो जिस समय गांधी जी भारत आए, कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से होकर। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए अपनी पदवियों एवं उपाधियों को त्याग दिया। यथा जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की क्या की थी दोस्तों? उपाधि वापस कर दी थी। तो ये नाम भी याद रखना है, पूछा जाता है जमनालाल बजाज के बारे में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो याद रखना है दोस्तों, चित्तरंजन दास ने जो है दोस्तों, उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। BPSC में सवाल ये पूछ भी चुका है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ये सारे के सारे हैं जो दोस्तों वकील रह चुके हैं, यानी CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने, ये सभी के सभी इन सभी ने क्या किया था दोस्तों? अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो वे कौन थे दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1920 से 1922 ईस्वी तक चला। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन यानी 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके दोस्तों। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में राहुल सक्रितियानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों BPSC के लिए। तो राहुल जो सक्रितियानंद थे दोस्तों, वह छपरा में असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय थे। मोस्ट VVI सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे, सवाल पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो राहुल सक्रितियानंद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे, याद रखना। असहयोग आंदोलन के दौरान वह छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय थे तथा गांधीवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौड़ा कांड की वास्तविक तिथि है दोस्तों? तो याद रखना है, चौरी चौड़ा कांड की वास्तविक स्थिति कब है दोस्तों? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को यह कांड हुआ था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो शहीद स्मारक चौरी चौड़ा के अनुसार चौरी चौड़ा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौड़ा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौड़ा कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई दोस्तों। नेक्स्ट है, चौरी चौड़ा किस जनपद में स्थित है? तो गोरखपुर जनपद में स्थित है दोस्तों चौरी चौड़ा। राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चौरी चौड़ा कांड के बाद जो है दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को। तो दोस्तों 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौड़ा कांड में से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रपूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा
किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई दोस्तों? तो वह किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी। सॉरी, किसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों? तो चौड़ी चौड़ा शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों 4 फरवरी 1921 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौड़ी चौड़ा शताब्दी समारोह को क्या किया था दोस्तों? आरंभ किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। क्यों स्थगित कर दिया था दोस्तों? तो याद रखना है, चौड़ी चौड़ा में हिंसा भड़क उठी थी दोस्तों 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो याद रखना है दोस्तों, चौड़ी चौड़ा में हुई हिंसा के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चौड़ी चौड़ा में हुए हिंसा के कारण। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो स्टार लगा हुआ है दोस्तों। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने, स्टार क्यों यहाँ पर दिया गया, इसका रीजन दोस्तों, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था दोस्तों। अगर इसमें ई ऑप्शन है दोस्तों तो आप ई ऑप्शन को टिक आउट करेंगे, क्योंकि बीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन भी जो है दोस्तों पूछा जाता है। नेक्स्ट है, चौड़ी चौड़ा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? याद रखना है, कहाँ पर थे दोस्तों? तो बारदौली में थे दोस्तों। चौड़ी चौड़ा जब घटना हो रही थी तो महात्मा गांधी उस समय बारदौली में स्थित थे। तो दोस्तों 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौड़ी चौड़ा की घटना हुई और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। चौड़ी चौड़ा की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदौली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे दोस्तों। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ? तो यह समाप्त हुआ दोस्तों 12 फरवरी 1922 को, जब महात्मा गांधी ने इसे समाप्त करने की घोषणा की थी 1922 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था दोस्तों डॉक्टर मुंजे के द्वारा। VBI सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने लाया था? तो डॉक्टर मुंजे ने लाया था दोस्तों। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चौड़ी चौड़ा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिससे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट दोस्तों, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। चौड़ी चौड़ा में पुलिस गोलीकांड, यह सही है दोस्तों। अच्छा, सही क्रम आपको सजाना है, तो सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहले चौड़ी चौड़ा में पुलिस गोलीकांड हुआ था, उसका उग्र भीड़ पर पुलिस थाना को जलाना, फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, और फिर उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों? तो गांधी जी की गिरफ्तारी। राइट आंसर हो जाएगा सही, एकदम क्रम से सजा हुआ है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो 4 फरवरी 1922 को चौड़ी चौड़ा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकाला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दी थी दोस्तों। ये डेट भी याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी में डेट भी पूछा जाता है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। यह भी मोस्ट VBI सवाल है दोस्तों, याद रखना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था दोस्तों।
तो स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। विशेषकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खासकर राज दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कुट से बताइए। तो सबसे पहले हुआ था दोस्तों चौड़ी कांड, उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, तो बारदौली प्रस्ताव, और लास्ट में क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन का स्थगन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा दोस्तों, यानी 1, 3 और 2। तो याद रखना है दोस्तों, चौड़ी कांड कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को। बारदौली प्रस्ताव हुआ था दोस्तों कब, तो 12 फरवरी 1922 को। और असहयोग आंदोलन का जो स्थगन है दोस्तों 1922 में बारदौली में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का क्या किया था दोस्तों, निर्णय लिया गया, और आंदोलन क्या हो गया, तो समाप्त हो गया। नेक्स्ट है 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति, यानी पुनरावृत्ति का कारण था। तो क्या कारण था दोस्तों, तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो दोस्तों वर्ष 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव में बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया। ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन और आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्रमाणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधि की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा है कि यह निष्ठुर बर्बादी है, तो यह कहा था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी होगा। ये भी सवाल काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यों को विशेष महत्व प्रदान किया, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने की अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र के जलाए जाने का विरोध किया था, तो यह किया गया था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो 2 बार पूछ चुका है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित संस्थानों में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी, तो याद रखना है दोस्तों काशी पीठ, और कौन सा है दोस्तों गुजरात पीठ, और हिंदू जामिया और मिलिया, ये जो है दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसके दौरान स्थापित नहीं किया गया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों याद रखना कि असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1922 में, तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुआ। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों, याद रखना है, तथा और वर्ष 1919 से वर्ष 1939 तक ये इसके कुलपति बने रहे दोस्तों। तो याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण यह फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट है 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था, तो हिंदू मुस्लिम एकता जो था दोस्तों इसका मुख्य प्रतिफल था। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों याद रखना है कि असहयोग आंदोलन अपने घोषित उद्देश्यों में आंशिक रूप से ही सफल रहा, परंतु अपने रचनात्मक कार्यों में इसे अवश्य अपार सफलता मिली। असहयोग आंदोलन की सफलता सबसे अधिक इस बात में निहित है कि इसने कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की, साम्राज्यवाद पर आघात किया एवं पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के प्रति बलिदान की भावना को व्यापक रूप दिया। इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सही है दोस्तों। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, सही है। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, जिसमें सांप्रदायिकता की पहली बार बात की गई थी दोस्तों। मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था इसमें की गई थी, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन 1930 में नहीं आया था दोस्तों, बल्कि 1920 ईस्वी में आया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो याद रखना है दोस्तों कौन सा सही सुमेलित है, तो
1931 में राजगुरु को फांसी दिया गया था। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि 1931 ईस्वी को राजगुरु को फांसी दिया गया था। 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। गलत है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन नहीं हुआ था दोस्तों। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। फिर 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1922 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ये भी गलत है। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। सही बात है। इस स्थगन का श्री आर दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो कथन आर, ए और आर दोनों सही है। और आर जो है दोस्तों, लेकिन आर जो है दोस्तों कथन एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगर चौड़ी चौड़ा हत्याकांड होता दोस्तों तो यह कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता, लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों दोनों सही है, लेकिन आर कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा फरवरी 1922 के असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण चौड़ी चौड़ा की हिंसक घटना थी। साथ ही सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन का कड़ा विरोध किया गया था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन जो है दोस्तों कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो वे कौन थे दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जमनालाल दास, द्वारका दास, कावास जी जहांगीर, पी सेठना और शीतलवाड़ आदि बंबई के उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका विकल्प ए माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। पहला है दोस्तों स्टेटमेंट, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। तो यह सही है दोस्तों। स्वराज पार्टी के स्थापना में कहीं ना कहीं यह भी कारण था दोस्तों कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था दोस्तों? वापस ले लिया था। दूसरा है दोस्तों, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना यानी रिव्यू करना दोस्तों। तो यह भी बात सही है दोस्तों। तो 1 और 2 तो बिल्कुल सही है। फिर है दोस्तों ब्रिटिश सरकार का दमन। तो स्वराज पार्टी की स्थापना का संबंध जो है दोस्तों ब्रिटिश सरकार का दमन नहीं था। तो 3 तो गलत हो गया। और चौथा क्या दिया गया दोस्तों? तो भारतीय द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो यह भी बात जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो इसमें केवल 1 और 2 ही सही है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास ने कांग्रेस को विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा वर्ष 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को क्या कर दिया गया दोस्तों? तो अस्वीकार कर दिया गया। सी आर दास इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का क्या करना था दोस्तों? तो उच्छेदन करना था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वे कौन थे दोस्तों? तो 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास के द्वारा
क्या कर दिया गया था दोस्तों, तो कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया गया था इनके द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का गठन की सफलता के बाद हुआ था, तो याद रखना है दोस्तों असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया। सी आर दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे दोस्तों, महासचिव थे। याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट सही है। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुआ था, तो याद रखना है दोस्तों असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों स्वराज पार्टी को संस्थापित किया गया, तो याद रखना है दोस्तों सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी को संस्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था दोस्तों, तो सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था दोस्तों असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो सेमी क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल की स्थापना किया गया था जनवरी 1923 में। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है, तो याद रखना है दोस्तों स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित कौन है, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो है दोस्तों स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4 यानी डी। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का क्या नाम था दोस्तों, तो स्वराज पार्टी था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था, तो याद रखना है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है सवाल, बीपीएससी देने जा रहे हो तो ये ऐसे सवालों को ध्यान में रखना है कि मोतीलाल नेहरू द्वारा जो स्वराज दल के नेता थे दोस्तों, निम्न में से कौन दल यानी स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, तो याद रखना है दोस्तों सी राजगोपाला जो चारी थे दोस्तों वह स्वराज दल से संबंधित नहीं थे, जबकि श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास ये तो इसके संस्थापक में ही थे दोस्तों, विट्ठल भाई पटेल ये सब जो थे इस पार्टी से संबंधित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो सी राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे, इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके बाद सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के क्या थे दोस्तों, संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। तथा एनसी केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था या चुना गया था दोस्तों, तो याद रखना है विट्ठल भाई पटेल को। स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों कौन नहीं संबंधित है, तो राजेंद्र प्रसाद जी का संबंध जो है दोस्तों स्वराज पार्टी से नहीं है, जबकि मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और एनसी केलकर ये जो हैं दोस्तों तीनों व्यक्ति स्वराज पार्टी से संबंधित रहे हैं। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की। एनसी केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। नेक्स्ट है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो याद रखना है दोस्तों बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1930 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। लखनऊ समझौता, स्वराज दल की अपना स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो सबसे पहले 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था दोस्तों, याद रखना है। फिर हुआ था दोस्तों 1913 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो गई थी दोस्तों। और स्वराज दल का जो गठन हुआ था 1923 ईस्वी में हुआ था। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले कौन हुआ था, तो सबसे पहले लखनऊ समझौता यानी 1 होगा। उसके बाद कौन हुआ था दोस्तों, तो उसके बाद 3 था, उसके बाद 4 और सबसे लास्ट में कौन था दोस्तों, तो
2002 था, यानी स्वराज दल की स्थापना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो ये कौन थे दोस्तों? तो केंद्रीय विधानसभा में स्वतंत्रता पूर्व स्वराज दल का समर्थन किनके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और बंबई तथा संयुक्त प्रांत में भी इसे अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इसे खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक, उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय आदि शामिल थे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो चित्तरंजन दास जो हैं दोस्तों, उन्हें हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु का तात्पर्य द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। याद रखना है दोस्तों। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध सूत्र के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। तो यह किसके द्वारा घोषणा किया गया था दोस्तों? तो CR दास के द्वारा किया गया था, यानी चित्तरंजन दास के द्वारा यह घोषणा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो देश बंधु चित्तरंजन दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। नेक्स्ट है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो याद रखना है दोस्तों, इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया था दोस्तों। कब? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने के लिए कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी एक पार्टी का गठन किया गया था दोस्तों? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन का। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस में पुनः विघटन हुआ। सूरत विघटन 1907 के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया, पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी एवं नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की दोस्तों, यानी अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। और ये सब के सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो याद रखना है दोस्तों, किसने लिया था? तो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है दोस्तों 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 2 और 4। तो दोस्तों 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे, याद रखना है। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू ने CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था दोस्तों? कौन थे दोस्तों? तो याद रखना है, वल्लभ भाई जे पटेल जो थे दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल, वे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे, जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बनाए गए। तो ये डेट भी याद रखना है। वे स्वराज पार्टी के भी क्या थे दोस्तों? तो सह संस्थापक भी रहे हैं, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। वे राष्ट्रीय नेता थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो उनका नाम क्या था दोस्तों? तो विट्ठल भाई पटेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो किन्हें बनाया गया था दोस्तों? तो विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी होगा। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल था दोस्तों। तो दोस्तों यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर
वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।